लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। अगर हमने पीपी परचेज की है कंसोलिडेटेड प्राइस से, मतलब हमने कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीजों को हम एक साथ खरीद लेते हैं, ठीक है ना, और प्राइस एक ही होता है, प्राइस अलग अलग डिसाइड नहीं होता है। जैसे हमने 3 या 4 असेट खरीद लिए एक साथ ही एक कंसोलिडेटेड प्राइस पर। द कंसिडरेशन इज अपोर्शन टू द वेरियस आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ द एक्विजिशन। तो जिस दिन हमने लिया है उसकी फेयर वैल्यू निकालिए, हर एक असेट की जितनी भी असेट आपको मिली है उनका रेशो निकालिए और उस रेशो में कंसिडरेशन को डिवाइड कर दीजिए जो हमने पेमेंट किया। जैसे 1 2 3 असेट ली हमने, इसकी वैल्यू 10 लाख है, इसकी 12 लाख है और इसकी 15 लाख है, और ये तीनों असेट हमने 30 लाख में लिए। तो 30 लाख को 10 12 15 के रेशो में डिवाइड कर दें, ठीक है। इन केस द फेयर वैल्यू ऑफ आइटम्स एक्वायर्ड कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, मान लिया फेयर वैल्यू का हम पता नहीं लगा सकते, तो देन दीज वैल्यूज बी एस्टिमेटेड ऑन ए फेयर बेसिस एज डिटरमाइंड बाय द कंपीटेंट वैल्यूअर्स। तो वैल्यूअर को लीजिए, मार्केट में होते हैं वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स जो किसी भी चीज की वैल्यूएशन करते हैं, उनसे वैल्यूएशन कराइए और उसके बाद अपने कंसिडरेशन को इस इनमें डिवाइड कर दीजिए। पीपी हेल्ड बाय लेजी अंडर ए फाइनेंस लीज। अगर आपने फाइनेंस लीज में कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया है तो वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है उसके ऊपर। तो कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी हेल्ड बाय लेजी अंडर ए फाइनेंस लीज इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद एएस 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है लीज पर, उसके हिसाब से निकाला जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट अगर है पीपी से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट ग्रांट पर एएस 12 है जो गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बात करता है, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे कैरिंग अमाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 11। डेंजर लिमिटेड ने परचेज किया है प्लांटर मशीनरी 40 लाख रुपीस में। 20% ऑफ कॉस्ट नेट ऑफ जीएसटी इज द सब्सिडी कंपोनेंट टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन ए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। Cost 40 lakh include GST 5 lakh against which input credit can be claimed. Compute depreciable amount। देखिए जब आप आईटीसी क्लेम करते हैं जीएसटी पे, तो उस जीएसटी की अमाउंट पर आप डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकते, आप डबल डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप डेप्रीशिएशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप आईटीसी नहीं ले सकते फिक्स्ड एसेट के ऊपर, पीपीई पर। तो यहां पर लिखा है कि भैया आप 40 लाख रुपए में परचेज कर रहे हो नेट ऑफ जीएसटी, और आप 5 लाख रुपए पर आईटीसी भी ले रहे हो और 20% आपको सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से। तो जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है वो तो आपकी जेब से जा ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो परचेज प्राइस 40 लाख है ना, और जीएसटी आपको अवेलेबल है क्रेडिट, तो उस पर आप डेप्रीशिएशन तो क्लेम कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंप्यूट डेप्रीशिएबल अमाउंट, ठीक है ना। तो 40 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है और 5 लाख इस 40 लाख में इंक्लूड है और उस पर आपको आईटीसी मिल रहा है, तो उस पर डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, जैसा मैंने पहले ही कहा आपको। तो डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, इसलिए डेप्रीशिएशन निकालने के लिए हम जीएसटी के अमाउंट को हटा रहे हैं। तो बचा क्या, 35 लाख रुपए। सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट से 20% नेट ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी हटाकर। तो जीएसटी हटाकर वैल्यू आई है 35 लाख, इसका 20% हमें सब्सिडी मिलेगा गवर्नमेंट से, सब्सिडी मतलब पैसा मिल जाएगा। तो आपकी जेब से कितना पैसा गया है, 28 लाख, है ना। तो 28 लाख रुपीज ही आपकी जेब से गया है, वही हमारी कॉस्ट आएगी पीपीई की, और उसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। एएस 12 अभी आपने पढ़ा नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। उसमें ये लिखा है कि अगर आपको फ्री में असेट मिली है गवर्नमेंट से, तो उसे नॉमिनल वैल्यू पे दिखाइए, 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए पे दिखा दो।
और अगर फ्री में नहीं मिली है, सब्सिडी कुछ मिल रही है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है कुछ अमाउंट, तो हमारे पास अलग अलग अप्रोच होती है, जिसमें से एक अप्रोच ये होती है कि हम अपनी असेट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। जितनी में हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, हम अपनी एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। तो वही कम किया है हमने, एसेट की कॉस्ट को कम कर देंगे, हमारी जेब से पैसा जा ही नहीं रहा। मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, an enterprise should choose either the cost model or the revaluation model as its accounting policy and should apply that policy to an entire class of PPE. हमें या तो कॉस्ट मॉडल चुनने का अधिकार है या रिवैल्यूएशन मॉडल, जो भी आप चुने वो सभी पीपीई पर लगाइए। ऐसा ना करें आप कि किसी पर आप कॉस्ट मॉडल लगा रहे हैं और किसी पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा। कॉस्ट मॉडल कैसे काम करता है, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल कैसे काम करेगा, ईयर एंड में रीवैल्यू करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो रही है, और फिक्स्ड एक डेप्रिसिएशन का हमारा रेट नहीं होगा वहां पर रिवैल्यूएशन मॉडल। तो आफ्टर रिकॉग्निशन एज एन एसेट, an item of PP should be carried on its cost less accumulated depreciation, जो भी हम depreciation लेस करेंगे, और इन केस इम्पेयरमेंट लॉस है तो इम्पेयरमेंट लॉस भी माइनस कर। मैंने आपको बताया था इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो ये कहता है कि अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो गई है तो आप इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं उसे भी जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन आप लिख लेते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होगा, आप रिवैल्यू करिए और रिवैल्यू करने पर एसेट की वैल्यू कम हो रही है कम करिए, बढ़ रही है तो बढ़ाइए ना, लेकिन बढ़ाने से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं। तो फर्स्ट रिकॉग्निशन के बाद में आइटम ऑफ पीपी whose fair value can be measured reliably should be carried at a revalued amount. तो रिवैल्यूएशन आप तभी ले सकते हैं जब उसकी फेयर वैल्यू आप आराम से पता लगा सकते हैं। फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लेस एनी subsequent accumulated depreciation less any subsequent accumulated impairment loss, और हमारी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। अब क्या है, मान लिया आपने रिवैल्यूएशन करा, हर अगले साल आपने रिवैल्यूएशन नहीं करा, 1 2 साल 3 साल हो गए, तो उसके बाद में जो जो डेप्रिसिएशन वगैरह लगा रहे हैं आप वो लगाते जाइए, इम्पेयरमेंट लॉस लगाते जाइए, और वो कैरिंग अमाउंट चलेगी। यहाँ थोड़ा सा इस बारे में अभी हम न्यूमेरिकल लेकर एग्जांपल लेकर काम कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन फॉर एंटायर क्लास ऑफ पीपी, जब भी आप रिवैल्यूएशन करेंगे तो पीपी जिस असेट क्लास को बिलोंग करती है उन सबका रिवैल्यूएशन होगा। आप ऐसा नहीं चुन सकते कि एक ही किसी एसेट का रिवैल्यूएशन करें और बाकी का ना करें। The items within a class of PP are revalued simultaneously to avoid selective revaluation of asset and reporting of amount in the financial statement that are a mixture of cost and values at different dates. अब ये नहीं होना चाहिए ना, आप सेलेक्टिव अप्रोच अपनाए, किसी का रिवैल्यूएशन कर दिया किसी का नहीं करा, कोई नई वैल्यू पर है कोई पुरानी वैल्यू पर है, तो इसलिए सबका ही रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको। अब रिवैल्यूएशन कब करना है, हर साल करना है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कब करना है? रिवैल्यूएशन करना चाहिए sufficient regularity to ensure that carrying amount does not differ materially from the fair value at the balance sheet date. मान लिया हमने पिछले साल रिवैल्यूएशन किया और इस साल मोर और लेस वैल्यू वही है, तो कोई जरूरत नहीं है रिवैल्यू करने की, लेकिन अगर काफी चेंज हो गया है तो रिवैल्यू करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज किस हिसाब से हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि हम एक फिक्स बता दें कि हर साल करो हर 2 साल में करो, नहीं, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, केस टू केस पर। When the fair value of revalued asset differ materially from their carrying amount, further revaluation is required. तो हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा जहां पर काफी चेंज आ गया है। Items of PPE experience significant and volatile changes in fair value, जहां पर काफी चेंजेस आते हैं, बार बार चेंजेस आते हैं, वहां हमें हर साल चेंजेस का रिवैल्यूएशन करना चाहिए। तो यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में साफ ही लिखा है जो असेट का नेचर है
कि वहाँ फ्रीक्वेंट हमारे चेंजेस होते हैं, तो हमें एनुअल रिवैल्यूएशन उसका करना चाहिए। आइटम ऑफ पीपी विद ओनली इनसिग्निफिकेंट चेंजेस, जहां चेंजेस नहीं है, ना के बराबर है, वहां 3 से 5 साल का भी इंटरवल हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? मार्केट बेस्ड एविडेंस यूज करते हैं हम जनरली, या प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यूअर से हम वैल्यूएशन कराते हैं। अगर कोई मार्केट बेस्ड एविडेंस नहीं है और कोई एसेट जनरली बेची नहीं जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें इनकम अप्रोच अपनानी चाहिए, मतलब हमें उस एसेट से कितना पैसा फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू का सम निकालकर हम वैल्यूएशन करते हैं। तो हम बेस्ड ऑन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो प्रोजेक्शन, मतलब फ्यूचर की वैल्यू, जो भी फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा वो अंदाजा लगाएं और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें और उसका सम निकालें। डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच अपना सकते हैं, which aims at making a realistic estimate of the current cost of acquiring or constructing an item that has the same service potential as the existing item। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो एसेट है उसको आज हम बेचें और नई उस तरीके की ले रिप्लेस करें तो कितना खर्चा आएगा। ये बात अच्छी है कि हमें खुद जाके ये कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया हुआ होगा। रीवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? टेक्निक नंबर 1, gross carrying amount is adjusted in a manner that is consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset। देखिए, एक ग्रोस अमाउंट होती है और एक नेट अमाउंट होती है। मान लिया हमने एसेट 10,000 की खरीदी थी, उस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन 2-3 साल में लग चुका है, 3 साल पुरानी एसेट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसे, इकट्ठा डेप्रिसिएशन टोटल अप टू डेट 2,000 है मान लिया, और हमारी एसेट की WDV बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट 8,000 आ रही है। तो इसमें ग्रोस अमाउंट 10,000 है और नेट अमाउंट 8,000 है, या कैरिंग अमाउंट 8,000। तो टेक्निक नंबर 1 क्या कहती है? ग्रोस कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करें इस तरीके से कि रिवैल्यूएशन हो पाए। ग्रोस कैरिंग अमाउंट में बी रीस्टेटेड बाय रेफरेंस टू ऑब्जर्वेबल मार्केट डाटा। मार्केट के डाटा के हिसाब से हम रीस्टेट दोबारा से लिख सकते हैं ग्रोस अमाउंट, या इसको प्रोपोर्शनली चेंज कर सकते हैं कैरिंग अमाउंट को। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के दिन एडजस्ट करेंगे to equal the difference between the gross and carrying amount of the asset after taking into account accumulated impairment losses। मतलब अब हमने देखा कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमने ग्रोस अमाउंट का पता लगाया, इतनी होनी चाहिए, कैरिंग अमाउंट नेट इतनी होनी चाहिए, जो डिफरेंस है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम डाल दें। चलिए कुछ केस स्टडी है टेक्निक नंबर 1 पर, उसकी बात हम करते हैं। पीपी रिवैल्यू करी हमने 1500, कंसिस्टिंग ऑफ 2500 ग्रॉस कॉस्ट एंड 1000 डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मार्केट डाटा। डिटेल ऑफ पीपी बिफोर एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन क्या है? हमने बात की है कि इंक्रीज हमारी जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके से है कि हमारी जो पीपीई है वो इस समय हमारी कितनी है और पहले कितनी थी, रिवैल्यूएशन के बाद कितनी है, ये सारा हिसाब हमें लगाना है। देखिए, पीपीई बिफोर रिवैल्यूएशन हमें बता रखा है कि हमारी असेट की कॉस्ट है 1000 और बुक वैल्यू 600 है और 400 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो ये बुक वैल्यू है, ये मान लिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये अभी की सिचुएशन है कि ये एसेट हमने 1000 में खरीदी थी और उस पर अब तक 400 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं और उसकी वैल्यू 600। लेकिन अब इसका रिवैल्यूएशन हमने 1500 करा, ठीक है,
1500 करने का मतलब ये 600 को 1500 बनाना है तो 900 रुपए प्लस करना है। ठीक है, अब ये 900 रुपए प्लस कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है कि हम 900 रुपए प्लस कैसे करें। यहां लिखा है कि हमने रिवैल्यूएशन में 1500 की नेट फिगर और 2500 की ग्रोस फिगर भी हमने सोची है, और हमने सोचा है कि 2500 में ये खरीदी जैसे वो मानो आज, क्योंकि आज इसकी 2500 की वैल्यू है नई एसेट की, और इसकी क्योंकि हमारी एसेट पुरानी हो गई है इसकी आज की वैल्यू 1500 है, और अगर यही एसेट हम आज खरीदें 2500 की नहीं आएगी, लेकिन हमारी एसेट कितने की है 1500, तो 1000 का एक तरीके से डेप्रिसिएशन हो गया। तो कुल मिलाकर कहानी है कि 1000 रुपए की वैल्यू जो है, जो हमने खरीदी थी, उसे अब आज की वैल्यू कितनी है 2500, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्रोस वैल्यू को भी चेंज किया, 1500 बढ़ा दिया। और नेट फिगर पर आते हैं, नेट फिगर 600 है, हमें कितनी करनी है 1500, तो 600 को 1500 करना है तो 900 रुपए हमने इसमें भी बढ़ा दिया, इसे 1500 कर दिया। अब ये हमें डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है, नहीं भी दिया होता तो हमने क्या बात करी थी, बैलेंसिंग फिगर आ जाए कि भाई ग्रोस वैल्यू 2500 है 2500, नेट वैल्यू 1500 है, तो डेप्रिसिएशन तो कितना होना पड़ेगा 1000 ही होना पड़ेगा। तो हमने इसकी वैल्यूएशन बढ़ा दी है और इस तरीके से कर दी। ये हमारी टेक्निक नंबर 1 है, और टेक्निक नंबर 1 क्या कह रही है कि हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को भी एडजस्ट कर देते, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट को भी एडजस्ट कर देते, और जब ग्रॉस अमाउंट एडजस्ट होगी और नेट अमाउंट एडजस्ट होगी तो डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट होगा ही होगा। तो ये टेक्निक नंबर 1 है हमारी। टेक्निक नंबर 2 क्या कहती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करो अगेंस्ट द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। केस स्टडी, अगर हम उसी एग्जाम्पल को लें जो अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें हम कैसे करेंगे। देखो ये क्या कहता है कि 1000 रुपए की वैल्यू थी हमारी इस समय, 600 रुपए 1000 की कॉस्ट थी, 600 रुपए की डब्ल्यूडीवी थी, कैरिंग अमाउंट थी, और 400 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। हमें क्या करना है, हमें इसको 1500 करना है। तो ये कह रखा है कि एक बात बताओ, 600 रुपए, ध्यान से समझो, 600 रुपए की वैल्यू है आज, कहां से, 1000 से, 1000 से कितनी है 600, और हमने अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, ठीक है। ये मेथड क्या कहता है, मान लिया इसकी वैल्यू 700 कर रहे हो, कितनी 700, तो ये कहता है कि इसको 400 की जगह 300 कर दो डेप्रिसिएशन को, तो ये 700 हो जाएगा। मान लिया आप 800 करना चाहते हो, तो आप इसको 200 कर दो तो ये 800 हो जाएगा। मान लिया आप 1000 करना चाहते हो तो ये 1000 कर दो तो ये 0 हो जाएगा। मान लिया आप 1100 करना चाहते हो, 1100 करना चाहते हैं मतलब जितने में खरीदा था या रिवैल्यू हुआ था उससे भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो इसे 1100 करो और इस ग्रोस वैल्यू को भी 1100 करो और डेप्रिसिएशन 0 रखो, तो ये कहता है। तो अब हमें कितना करना है 1500, तो 1500 करने का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हमने 0 कर ही दिया, और ओरिजिनल कॉस्ट भी हम कितनी बढ़ा रहे हैं 500। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जनरल एंट्रीज वगैरह कैसे बनेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो इंक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट arising on revaluation should be credited directly to owner's interest under the heading of revaluation surplus, मतलब हम रिवैल्यूएशन करके शेयर होल्डर फंड में रिवैल्यूएशन के नाम से दिखाए। However, the increase should be recognized in the statement of P&L to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized। ये क्या कहना चाह रहे हैं, अभी इसके बारे में हम डिटेल से बातचीत करते हैं। ये क्या है इसे समझते हैं। देखिए,
मान लेते हैं आप पहली बार रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन कर रहे हैं आप फर्स्ट टाइम, है ना? तो फर्स्ट टाइम आप रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी। असेट की वैल्यू या तो पहली बार में इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। अगर आप पहली बार में असेट की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या एंट्री बनाओगे? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। असेट को बढ़ाओगे ना और उसे कहां डालोगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व। अगर आपकी पहली बार वैल्यू डाउन हो रही है तो आप इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। तो ये पहली बार में जब आप चेंजेस करते हैं तो ये करना है। अगर आप पहली बार में एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालोगे, और अगर पहली बार वैल्यू कम कर रहे हो तो P&L में डालो। अब ये है कि अब अगले साल वैल्यू बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, ये कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है ना? अब सेकेंड ईयर में इंक्रीज हो गई फर्स्ट ईयर में, अब सेकेंड ईयर में इंक्रीज भी हो सकती है वैल्यू और डिक्रीज भी हो सकती है। अब बताओ, फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुई, सेकेंड ईयर में फिर इंक्रीज हो रही है, तो सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए या नहीं? असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कर देंगे। लेकिन अब हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो सवाल ये होता है कितना डिक्रीज कर रहे हैं। तो इमेजिनरी एग्जांपल लेकर मैं आपको वैल्यू लेकर समझाता हूं। मान लिया 10,000 रुपए की एसेट थी, हमने उसे 11,000 बना दिया, 1,000 रुपए हमने इंक्रीज कर दिया पहले साल। अब दूसरा साल है, अब हम वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब डिक्रीज करते हैं वैल्यू, तो अप टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसे वैसे तो ये बोला जाता है अप टू प्रीवियसली इंक्रीज्ड वैल्यू, लेकिन मैं ये सिंपल कर रहा हूं कि जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है उतना रिवैल्यूएशन से रिवर्स कर। कैसे? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। कैसे समझाता हूं। मैंने पहले साल क्या करा? 10,000 की वैल्यू को कितना करा? 11,000, तो 1,000 रुपए मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया। अब मैं अगले साल इसे 10,800 करना चाहता हूं, 200 रुपए कम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 200 रुपए कम कर, है ना? मान लिया मैं इसे 10,200 करना चाहता हूं, 10,100, 10,000, मैं पूरा इसे कम कर दूं। लेकिन अबव रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब रिवैल्यूएशन रिजर्व से भी ज्यादा मैं कम करना चाहता हूं वैल्यू, तो वो इस टाइप की नहीं होगी, डिक्रीज P&L में नहीं जानी चाहिए। तो अबव रिवैल्यूएशन रिजर्व जितना भी मैं डिक्रीज कर रहा हूं वो कहां जाएगा? P&L। जैसे मान लिया मैंने फर्स्ट ईयर में 10,000 को क्या करा? 11,000, 1,000 रुपए कहां डाल दिए? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब मैं सेकेंड ईयर में कितने की एसेट है? 11,000 की है ना? मैं इसको 9,500 करना चाहता हूं, तो 1,500 रुपए कम कर रहा हूं, 1,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व से, 500 P&L से। तो क्या एंट्री बन जाएगी? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो 1,500 रुपए कम करे, 1,000 रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व से और 500 रुपए P&L से। बात समझ में आती है? चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, मान लिया मैंने 10,000 से उसको 9,000 कर दिया, 10,000 से 9,000 कर दिया, तो 1,000 रुपए मैंने P&L में डाल दिए। अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिर से डिक्रीज करना चाह रहा हूं मैं, पहले साल कम करिए, अगले साल फिर कम करना चाहता हूं, तो फिर वही एंट्री बना दूंगा, P&L डेबिट टू फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन दूसरे साल में इसे इंक्रीज कर रहा हूं,
तो जितना पहले पीएनएल में डाल चुका हूं उतना तो मैं अब भी पीएनएल में ही डालू, और उससे ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, है ना। तो दोबारा से इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो अप टू प्रीवियस लॉस, जितना पहले का लॉस था उतना तो मैं पीएनएल में ही डालूंगा, तो क्या एंट्री बनाऊंगा, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू पीएनएल, और इससे ज्यादा मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो फिक्स्ड एसेट अबव पुराने वाले से ज्यादा, तो अबव ओल्ड लॉस मैं डालूंगा, तो कहां डालूंगा, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, तो इसको मान लिया, अब एग्जांपल देकर के बात करूं मैं कि भाई मैंने पहले साल 10,000 से 9,000 किया था, अब मैं 9,000 से 10,500 करना चाहता हूं, तो क्या एंट्री बनाऊंगा, असेट को डेबिट करूंगा 1500 से, टू पीएनएल 1000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 500। तो बहुत सिंपल है, पहली बार लॉस हो पीएनएल में डेबिट, पहली बार प्रॉफिट हो रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट। अब उसके बाद सेम चलेगा तो वही करते रहो, रिवर्सल होगा तो टोटल एक्यूमुलेटेड जितना रिजर्व में पहले उसे खत्म करो, टोटल जितना पीएनएल में डाला उसे खत्म करो, उसके बाद रिवर्स। यही इस डायग्राम में समझा रखा है जो हम डायग्राम अब देख रहे हैं। इस डायग्राम में क्या बता रखा है कि पहली बार इंक्रीज होगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है ना। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये दूसरी बारी में हम बढ़ा रहे हैं, पहले घटाया था अब बढ़ा रहे हैं, तो पहले जितना घटाया था उतना पीएनएल में डालो, उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ऐसे ही डिक्रीज हो रहा है तो पीएनएल में डालो, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, पिछली बार बढ़ाया था अब घटा रहे हो, तो जितना पहले बढ़ाया था उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व से खत्म करो, उसी के बाद में इतना करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 12 करते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन इन द बैलेंस शीट इज 1,50,000, ओरिजिनल कॉस्ट 230 है, इसका मतलब 1,50 अभी है, ओरिजिनल 230 है, तो हम 80,000 रुपए एक तरीके से पीएनएल में ऑलरेडी डाल चुके हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन मॉडल। इट हैज बीन रिवैल्यूटेड 130, हम वापस से बढ़ा रहे हैं, तो वापस बढ़ा रहे हैं तो ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पहली बार रिवैल्यूएशन होकर बढ़ा नहीं रहे। वैसे याद रखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व में तब जाएगा जब कॉस्ट से भी ज्यादा वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अप टू कॉस्ट वैल्यू बढ़ेगी तो वो तो पीएनएल में ही जाएगा। तो हम पीएनएल में ले जा सकते हैं या रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जा सकते हैं या एडजस्ट अगेंस्ट द डेप्रिसिएशन। तो क्या करें इसमें, तो 30,000 रुपए हमें, अगर हम पहली बार इसे बढ़ा रहे हैं तो क्या करना चाहिए हमें, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और अगर पहले हम घटा चुके हैं और वापस बढ़ा रहे हैं तो पहले जितना घटाया उसका रिवर्स करेंगे। तो यहां पर लिखा है 2,30,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, बैलेंस शीट में 1,50 है, इट हैज बीन रिवैल्यूड 1,80,000, ठीक है। तो गेन ऑफ 30,000 ऑन रिवैल्यूएशन शुड बी टेकन टू रिवैल्यूएशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट, depreciation on this asset for current year onward should be charged to revalued figure of 180, assuming ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज हो रहा है, आज तक हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया तो यही होगा, अगर पहले कभी डिक्रीज इंक्रीज हुआ है तो वो काम कर देंगे। तो यहां पर नोट डालना पड़ेगा कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, बुक वैल्यू है 1 लाख, रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं हम 120 या 80, तो पहली बारी अगर है 120 कर रहे हैं तो 20,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, और अगर 80 कर रहे हैं तो 20,000 का लॉस पीएनएल में जाएगा, ठीक है। अच्छा, जनरल एंट्री क्या बनेगी, 20,000 रुपए का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा तो क्या एंट्री बनेगी, बताई थी आपको, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000, और अगर लॉस होगा
तो पीएनएल में जाएगा, तो क्या एंट्री बनेगी? पीएनएल डेबिट टू एसेट। ठीक है, कोई टेंशन नहीं इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 14, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एक डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होती है, हमें पता है, 1 लाख है। हाउ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट विल बी अकाउंटेड? केस नंबर ए, हम उसका रिवैल्यूएशन कर रहे हैं कब? 31 मार्च 11 को 120। ध्यान से देखो, अभी हमारी एसेट कितने की है? 1 लाख, और हम क्या कर रहे हैं? 1,20,000 है ना, तो हम प्लस 20,000 कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही इस क्वेश्चन में ये भी पता रखा पिछले साल हमने क्या किया था। तो पिछले साल हमने क्या किया था? पिछले साल हमने इसे 90,000 से 1 लाख किया था। तो पिछला साल हम फर्स्ट ईयर एज्यूम करते हैं, तो पिछला साल फर्स्ट ईयर हमने इंक्रीज किया था, तो हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व में डाला था। अब फिर से इंक्रीज हो रहा है, फिर से रीवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, तो क्या एंट्री बनेगी? एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व ना, 20,000। चलिए अब हम बात करते हैं बी केस की। फिर से बढ़ रही है वैल्यू, लेकिन पिछले साल हमने इसे कम किया था। तो फर्स्ट ईयर में हमने 1,10,000 से 1 लाख किया था, तो हमने पीएनएल में कितना डाला था? और सेकेंड ईयर में हम इसे क्या करना चाहते हैं? 1 लाख से 120 करना चाहते हैं, 20,000 बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पिछले साल कम किया था 10,000, अब 20,000 बढ़ाना चाहते हैं, तो 20,000 पहली बार नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरी बार में। तो दूसरी बार में हम क्या कहते हैं? जितना पिछली बार कम किया था उतना पीएनएल में डालो, और बाकी और ऊपर का रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? एसेट तो 20,000 से इंक्रीज होगी, पुराना पीएनएल 10,000 से रिवर्स होगा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में 10,000 ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए थर्ड केस पर आते हैं, सी। हमने कम किया है, पिछले साल भी कम किया था, तो पिछले साल कम किया पीएनएल में डाला, इस साल और कम किया और पीएनएल में डाल देंगे। तो क्या एंट्री बना देंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। कितना कम कर रहे हैं? पिछले साल बढ़ाया था 10,000, इस साल 20,000 कम कर। तो अगर हमने पिछले साल बढ़ाया था तो कहां डाला होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में 10,000, उतना रिवर्स करो। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 10,000 रिवर्स करो, लेकिन वैल्यू 20,000 कम करनी है, तो बाकी पीएनएल अकाउंट में डालो टू एसेट। समझ में आया? तो ये है कि वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, कैसे हो रही है, तो हमें क्या काम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करते हैं? हमने जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया है उसका करेंगे क्या? बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई देगा। ठीक है, तो द रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूडेड इन ओनर्स इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ आइटम ऑफ पीई में बी ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व व्हेन द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो, हम इसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका लॉजिक समझो। हमारे पास एक एसेट है 1 लाख की, हमने उसे 110 में रिवैल्यू किया, 10,000 रुपीज हमने पीएनएल में क्यों नहीं डाला? प्रॉफिट, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हमने बेची थोड़ी ना एसेट, बेचेंगे तो लिखेंगे ना, अभी थोड़ी ना। अब मान लिया यहाँ ये क्या लैंग्वेज लिखी है इसे समझो, मान लिया हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में 10,000 रुपए डाले हुए, हमने क्या करा? 1 लाख की एसेट को 1,10,000 रुपए में रिवैल्यू किया और 10,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल रखे। अब मान लिया हमने एसेट बेच दी, हमने एसेट बेच दी, कितने में? 1,10 में ही बेच दी मान लिया। तो अब 10,000 रुपए ये हमें आ गए ना हमारी जेब में, तो अभी इस 10,000 को हम पीएनएल में डाल सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि जब हम एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, बेच देंगे,
तो इस रिवेन्यू रिजर्व में इसे ट्रांसफर किया जा सकता, लेकिन कितना करेंगे वो डिपेंड करेगा ना कितने में बेच रहे हैं। तो केस नंबर 1, व्हेन होल सरप्लस इज ट्रांसफर्ड, व्हेन असेट इज रिटायर्ड, डिस्पोज्ड ऑफ, पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे अगर हम असेट को यूज करना बंद कर रहे हैं या बेच रहे हैं, और कुछ हिस्सा ही ट्रांसफर करेंगे। ये कब होगा? डेप्रीशिएशन बेस्ड ऑन द रिवैल्यूड कैरिंग अमाउंट। तो डेप्रीशिएशन जो है हमारा नई वैल्यू पर और डेप्रीशिएशन पुरानी वैल्यू पर, उन दोनों का डिफरेंस भी तो आएगा कुछ, है ना? तो उसका हम ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रेवेन्यू रिजर्व आर नॉट मेड थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। उसे सीधा जनरल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे, उसे पीएनएल में डालने की जगह। मतलब प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में डाल, पीएनएल में मत डाल। तो ये हमारा एक तरीके से आधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया जो पीपीई पर था। अब इसके बाद मेनली हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये वो है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था पहले, और अब क्या हो गया, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ही आ गया है, और ये है डेप्रीशिएशन, जो हमारा डेप्रीशिएशन के बारे में सारी बातचीत बताता है। तो ये पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि आपको डेप्रीशिएशन का पूरा ट्रीटमेंट एक साथ अलग से वीडियो में दिखाई दे जाए।